वेलकम स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल अपन ने यूनिट फर्स्ट के बारे में चर्चा की थी। आज अपन यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स की यूनिट सेकंड। और आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यही टॉपिक भी अपना यही है, आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत या विशिष्ट अभिग्रहित। इसमें दो अभिग्रहित हैं। प्रथम अभिग्रहित अपन ने फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में भी इनके बारे में चर्चा की थी। आपेक्षिकता के दो अभिग्रहित दिए गए हैं, यानी कि आपेक्ष और सापेक्ष एक ही होती है। आपेक्षिकता का प्रथम अभिग्रहित यही था कि मुक्त आकाश में घटित भौतिक घटनाओं के लिए भौतिकी के सभी नियम स्थिर निर्देश तंत्र हो या गतिशील निर्देश तंत्र हो, सभी के लिए एक समान लागू होते हैं। फर्स्ट अभिग्रहित यही है, मुक्त आकाश में घटित भौतिक घटनाओं के लिए भौतिकी के सभी नियम सभी निर्देश तंत्रों के लिए सभी निर्देश तंत्रों में, चाहे वो देखो स्थिर हो या गतिशील हो, चाहे स्थिर हो, सभी निर्देश तंत्रों के लिए स्थिर या गतिशील हो, एक समान लागू होते हैं। इसे तुल्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। तुल्यता का सिद्धांत भी कहते। देखिए, न्यूटन का जो आपेक्षिकता का जो नियम है वो भी इसी के ऊपर आधारित है, यानी कि भौतिकी के जो भी नियम है, न्यूटन के लॉज हो गए और भी जो भौतिकी के सारे नियमों के बारे में बताया जा रहा है, वो सभी नियम सभी निर्देश तंत्रों के लिए, जैसे मैं स्थिर हूं मेरे लिए भी वैसे लागू होंगे, कोई पार्टिकल गतिशील है तो उसके लिए भी एक समान ही लागू होंगे। यहां अपन दो निर्देश तंत्र एस और एस डैश के लिए पढ़ेंगे तो दोनों के लिए जो नियम है एक समान लागू होंगे। इसे क्या कहते हैं? तुल्यता का सिद्धांत भी कहते हैं, आपेक्षिकता का प्रथम अभिग्रहित। फिर देखिए द्वितीय अभिग्रहित क्या है। ये स्टूडेंट्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो अच्छी तरह से। द्वितीय अभिग्रहित है कि जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग एक सार्वत्रिक नियतांक होता है। अर्थात अचर होता है। यह वेग न तो दिशा पर, न प्रकाश स्रोत पर, एवं न ही प्रेक्षक की गति पर, जो ऑब्जर्वर की स्पीड है उस प्रेक्षक की गति पर भी निर्भर नहीं करता है, न ही प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। अर्थात जो प्रकाश का वेग c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होता है, वो सभी निर्देश तंत्रों के लिए, सभी पार्टिकल्स के लिए, इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं के लिए, मान लो सभी एनी पार्टिकल्स के लिए जो वेग है वो क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट, सार्वत्रिक नियतांक होता है, और जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इन दोनों अभिग्रहितों के आधार पर अपन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ज्ञात करते हैं।
ये लॉरेंज के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपन ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे। फिर इसके बाद में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस की एप्लीकेशंस अपन पढ़ते हैं। टाइम डायलेशन, लंबाई में जो संकुचन है, मास में जो कमी है, द्रव्यमान क्षति जिसे अपन कहते हैं। तो अपना टॉपिक है लॉरेंज रूपांतरण। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट, दो निर्देश तंत्र हैं। एक निर्देश तंत्र है S और दूसरा निर्देश तंत्र है S डैश। प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्र संपाती हैं, इसलिए दोनों के निर्देशांक x डैश y डैश या x डैश y डैश और z डैश, मूल बिंदु O और O डैश एक ही बिंदु पर स्थित है, यानी कि संपाती हैं। ये लाइन आप लिख लोगे, माना दो निर्देश तंत्र S व S डैश हैं जो प्रारंभ में टाइम t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0 पर संपाती हैं, यानी कि तीनों के कोऑर्डिनेट्स एक ही बिंदु पर स्थित है। कुछ समय बाद देखिए ये जो कंडीशन है, ये डायग्राम बना लोगे आप। कुछ समय बाद की जो कंडीशन है वो है कि निर्देश तंत्र S तो स्थिर रहता, निर्देश तंत्र S क्या है, स्थिर है। लेकिन जो निर्देश तंत्र S डैश है वो S निर्देश तंत्र के प्लस XX की ओर नियत सापेक्ष वेग से इस प्रकार गति करता है। नियत सापेक्ष वेग से इस प्रकार गति करता है, यानी कि एक S निर्देश तंत्र और दूसरा S डैश निर्देश तंत्र। S निर्देश तंत्र के कोऑर्डिनेट हो गए x, y एंड z। दूसरा अपना S डैश जो निर्देश तंत्र है उसकी कोऑर्डिनेट x डैश, ये y डैश और z डैश, ये x डैश भी है। इसका मूल बिंदु O और इसका मूल बिंदु O डैश। तो यही कह रहे हैं कि जो निर्देश तंत्र S है वो स्थिर है, लेकिन जो निर्देश तंत्र S डैश है वो कुछ समय बाद में क्या कंडीशन होती है कि वो कुछ समय बाद निर्देश तंत्र S के मूल बिंदु O से प्लस XX की ओर नियत वेग v से इस प्रकार गति करता है कि दोनों निर्देश तंत्रों के y और z घटक परस्पर समांतर रहे, एक दूसरे के पैरेलल रहे। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि कुछ समय बाद निर्देश तंत्र S डैश निर्देश तंत्र S के मूल बिंदु O से प्लस XX की ओर नियत सापेक्ष वेग v वेक्टर से इस प्रकार गति करता है कि दोनों निर्देश तंत्रों के y व z घटक परस्पर समांतर रहें। इसे लॉरेंज रूपांतरण कहते, इसे क्या कहते हैं, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और दोनों निर्देश तंत्रों में देखो एक कण P है
कण P लेते हैं और इस कण P के देखो मूल बिंदु S के निर्देश तंत्र मूल बिंदु O से स्थिति सदिश इसका R वेक्टर और S डैश के मूल बिंदु O से स्थिति सदिश R डैश वेक्टर। तो इसलिए कण P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए देखो स्टूडेंट, S निर्देश तंत्र के लिए x, y, z और टाइम कोऑर्डिनेट भी लॉरेंज में शामिल होता है। 3 कोऑर्डिनेट x, y, z तो होते ही हैं, समय निर्देशांक टाइम कोऑर्डिनेट भी शामिल होता है। और S डैश के लिए x डैश, y डैश, z डैश और t डैश। ठीक है, फिर देखिए ये लाइन लिखोगे कि निर्देश तंत्र S व S डैश में एक कण P लेते हैं जिसके निर्देशांक क्रमशः है x, y, z, t व x डैश, y डैश, z डैश, t डैश हैं। ये कोऑर्डिनेट लाइन लिख दोगे। फिर देखिए अपने को पता है स्टूडेंट r वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, पहले लिखोगे निर्देश तंत्र S के लिए, तंत्र S के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस S, तो R वेक्टर इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इक्वेशन 1। और इसका परिमाण आप निकालते हो R वेक्टर का मॉड ऑफ या OP वेक्टर का जो मॉड आप निकालते हो तो क्या होता है स्टूडेंट, आई कैप के गुणांकों का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांकों का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांकों का स्क्वायर। ओके, फिर देखिए अपने को पता है कि टाइम t इक्वल टू क्या होता है, दूरी, ये दूरी का परिमाण अपॉन समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल मैंने कहा था कि आपेक्षिकता का जो सेकंड यानी कि द्वितीय अभिग्रहित है वो प्रकाश का वेग, वो यही कह रहा है कि सभी निर्देश तंत्रों के लिए जो वेलोसिटी वेग है वो सार्वत्रिक कांस्टेंट रहेगा और जिसका मान 3 × 10 की पावर 8। तो ये C आ गया अपना। तो फिर वैल्यू पुट कीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये OP वेक्टर के मोड की वैल्यू अपॉन C। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू CT, और सॉल्व कर लो इसको, स्क्वायर कर दो, वर्ग हटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस C स्क्वायर T स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 जो आई है वो अपने किसके लिए, निर्देश तंत्र S के लिए। इनको नॉर्मली स्टार से शो कर दीजिएगा, इक्वेशंस मत दो। इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस C स्क्वायर T स्क्वायर इक्वल टू 0। टाइम कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल ली, फिर इसके बाद में अपन ने टोटल इक्वेशन। फिर सेकंड लिखोगे इसी प्रकार निर्देश तंत्र S डैश के लिए, देखिए स्टूडेंट R डैश वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, x डैश आई कैप, y डैश जे कैप, z डैश के कैप। ओके, फिर देखिए मॉड ऑफ O डैश P का परिमाण आपका क्या होगा, या R डैश का जो परिमाण है वो इक्वल टू x डैश स्क्वायर आई कैप के गुणांक y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर। टाइम कोऑर्डिनेट इसमें t डैश है इसलिए O डैश P का मॉड अपॉन वो ही प्रकाश का वेग सभी के लिए सार्वत्रिक नियतांक। ओके, अंडर रूट x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर अपॉन C। ओके, अंडर रूट x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर इक्वल टू CT डैश, और सॉल्व करो इसे, x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर माइनस C स्क्वायर T डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन नंबर 2 निर्देश तंत्र किसके लिए आ गई, S डैश निर्देश तंत्र के लिए। अब देखते हैं अपने पास में दोनों इक्वेशंस आई हैं। अपन ने फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स थी मैकेनिक्स, उसके अंदर गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़े थे और उनसे आप जानते भी हो कि गैलीलियन के रूपांतरण समीकरण से हम जानते हैं, गैलीलियन के रूपांतरण समीकरण से देखिए स्टूडेंट्स, वो रूपांतरण समीकरण थी कि R डैश वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर माइनस का VT। ओके, जहां V क्या था, कांस्टेंट वेलोसिटी थी, R डैश इक्वल टू R माइनस का VT।
अब इससे अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स डैश की, क्योंकि निर्देश तंत्र जो एस डैश है वो केवल एक्स डैश एक्स की ओर ही गति कर रहा है, यानी कि प्लस एक्स एक्स की ओर। वाई और जेड तो क्या है, संपाती है। ओके, तो देखिए एक्स डैश, क्योंकि आर डैश में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश तीनों होते हैं, तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। एक इक्वेशन तो ये आ गई, इक्वेशन 3 देना, इससे इक्वेशन 4 आ गई अपने। फिर देखिए इस इक्वेशन से अपन ने ये निकाली है कि ये प्लस एक्स एक्स की ओर गति कर रहा है, इसलिए एक्स एक्स का रूपांतरण समीकरण लिख लिया। वाई डैश इक्वल टू वाई है, क्योंकि समांतर हैं एक दूसरे के, वाई और जेड घटक समांतर रहे। फिर देखिए जेड डैश इक्वल टू क्या है, जेड है। फिर देखिए टी डैश इक्वल टू क्या है, टी है, टाइम कोऑर्डिनेट। अब देखिए स्टूडेंट, जो इक्वेशन 4 और ये जो इक्वेशन 5 में तीनों है, इन इक्वेशंस को एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश का मान अपने इक्वेशन 2 में पुट करो। फिर इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद में जो इक्वेशन आती है उसकी इक्वेशन 1 से कंपैरिजन करेंगे। अगर कंपेयर करने से दोनों में तुल्यता सिद्धांत यानी कि अपने प्रथम अभिग्रहित की पालना होती है तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आ जाएंगी। अगर नहीं होती है तो अपने को आगे डेरिवेशन को करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 4 M5 को इक्वेशन 2 में पुट करने पर, ओके, देखो अपनी इक्वेशन 2 क्या है, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें इसको पुट करो इनको। तो स्टूडेंट करिए, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू वाई का स्क्वायर, जेड डैश इक्वल टू जेड का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश इक्वल टू टी का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको स्टूडेंट सोल्व करेंगे अपन। देखो सोल्व करने के बाद में जो इक्वेशन आती है उसकी कंपैरिजन इक्वेशन 1 से करेंगे, जो निर्देश तंत्र एस के लिए है। इसको सोल्व करोगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, ओके, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर जो भी 6 है ये। इस इक्वेशन 6 की इक्वेशन 1 से तुलना करो तो देखिए स्टूडेंट 1 क्या है अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से अगर कंपैरिजन करते हैं तो देखिए इस इक्वेशन 6 में अपने पास में ये जो पार्ट है वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, ये एक्स्ट्रा पद है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0 मैचिंग है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पद है इसके कारण ये तुल्यता सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। तो देखिए ये लाइन अपन शो करके लिखेंगे कि इक्वेशन 6 में वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी अतिरिक्त पद होने के कारण तुल्यता सिद्धांत का पालन नहीं होता, पालन नहीं होता है। अब तुल्यता सिद्धांत का पालन नहीं होता है तो इस अतिरिक्त पद को हटाने के लिए माना, इक्वेशन मानते हैं स्टूडेंट, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश की इक्वेशंस मानते हैं। वाई डैश और जेड डैश की तो क्या है, वाई डैश इक्वल टू वाई रहेगा, जेड डैश इक्वल टू जेड रहेगा क्योंकि एक दूसरे के समांतर हैं। एक्स डैश इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा टी माना। सपोज दैट वाई डैश इक्वल है किसके, वाई के, जेड डैश इक्वल है किसके, जेड के, टी डैश इक्वल टू गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। ये चारों जो इक्वेशंस हैं ये इक्वेशंस जिनमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा नियतांक हैं, जिनके मान एस व एस डैश निर्देश तंत्र से ज्ञात करेंगे, ज्ञात किए जाते हैं या करेंगे।
अल्फा एक्स प्लस बीटा टी मानी, वाई डैश इक्वल टू वाई माना, जेड डैश इक्वल टू जेड माना, टी डैश इक्वल टू गामा एक्स प्लस डेल्टा टी माना। अगर ये इक्वेशंस अगर अपन दोबारा इक्वेशन 2 में पुट करते हैं और फिर जो इक्वेशन आती है उसकी वापस से इक्वेशन 1 से तुलना करते हैं, तो ये तुल्यता सिद्धांत का जब पालन हो जाएगा तो इन कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे और जो इक्वेशन अपने आएगी वो ही क्या होगी, लॉरेंज की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। थैंक